हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हमारी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन की क्लास होने जा रही है स्टार्ट। और सभी बच्चे हो जाइए जल्दी से कनेक्ट। और अभी तक अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर आज की क्लास को विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लेट है बिकॉज़ आप सभी जानते हैं कि आज क्या था, नवरात्रि चल रहे हैं। आई होप कि आप सभी ने भी फास्ट खोल लिया होगा। किसी ने नहीं खोला है तो वो कल खोल लेगा। क्लियर सभी को? सबने अच्छा अच्छा खाया होगा तो खा के सबको नशा हो गया होगा, राइट। चलिए फिर थोड़ा सा नशे से बाहर आइए और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। आ जाइए सभी, हो जाइए भाई कनेक्ट। और अभी अगर कुछ बच्चे नए जुड़े हैं तो वो जाकर के प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस सारी क्लासेस वॉच कर सकते हैं। क्लियर? जैसा कि मैं आपको पहले भी बताती आई हूँ, 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। कुछ सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस कवर करा दिया है, कुछ का रह रहा है और कुछ का चल रहा है इस टाइम पे। ठीक है, तो कंटिन्यू आप चैनल के साथ बने रहना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चलिए फिर विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा। 60 तक के क्वेश्चन देखो मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। ठीक है, हाँ, प्लेलिस्ट में आप जाके वॉच कर सकते हैं। 60 तक के हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। तो 61 क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, सिकंदर के प्रभाव के विषय में इतिहासकार एक मत नहीं है। ठीक है, सभी का क्या है, निर्णय या मानना अलग अलग है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया था और फिर तुरंत ही यहाँ से चला गया। ठीक है, और उसके आक्रमण से भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन कुछ इतिहासकार जो हैं वो ये मानते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव पड़ा और वास्तव में यह प्रभाव अनेक देशों में, अनेक क्षेत्रों में दर्शित होता है। अब देखो आगे क्या है इसका। सबसे पहला तो जो इसका प्रभाव पड़ा था वो राजनीतिक महत्व है। ठीक है, सिकंदर का भारत पर। देखो इसमें क्या है, इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायक। इसके आक्रमण से तिथिवार इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त हुई। दूसरा, राजनीतिक एकता का प्रारंभ हुआ। तत्कालीन जो उत्तरी भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का विलय था वो पोरस और आंभी के राज्यों में हो गया था और अपेक्षाकृत राज्य विस्तृत और राजनीतिक दृष्टि से एकजुट होने लगे थे। अब यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। पश्चिमी पंजाब, सिंध, सीमावर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। फिर है दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान। भारतीयों को सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने से अपनी युद्ध विधि, मतलब उन्हें अपने हथियार वगैरह का भी ज्ञान हो गया था कि हमारी क्या कमी है और हम उन्हें भविष्य में दूर भी कर सकते हैं या उनको किया जा सकता है भविष्य में दूर, राइट। ये तो बात हुई हमारे राजनीतिक महत्व की। दूसरा है आर्थिक प्रभाव क्या पड़े सिकंदर के भारत में आक्रमण करने से। एक तो सबसे पहला है नए मार्गों का ज्ञान हुआ। ठीक है, यद्यपि भारत के यूनान से पहले से संबंध स्थापित थे, लेकिन आक्रमण से बहुत सारे व्यापारिक मार्ग खुल गए। मार्गों में एक जल मार्ग, 3 स्थल मार्ग भारत, यूनान, ईरान आदि पश्चिमी देशों के बीच थे। काबुल, बालूचिस्तान में सुल्तान दर्रा, जोडोशिया से होकर जाने वाला स्थल मार्ग भविष्य में व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर व्यापार को प्रोत्साहन मिला। भारत और यूनान के बीच में व्यापारिक संबंध घनिष्ठ हो गए थे, अच्छे हो गए थे और भारत गर्म मसाले, हाथी दांत आदि वस्तु का निर्यात और यूनान से कन्याओं का आयात होने लगा था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर संस्कृति का प्रभाव क्या हुआ। कुछ इतिहासकार जो है वो ये मानते हैं कि सिकंदर की भारत विजय के फलस्वरूप कला, भाषा, साहित्य, ज्योतिष, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में यूनानी प्रभाव पड़ा, किंतु यह मत सही नहीं है। यह प्रभाव प्रवर्ती यूनानी संपर्क में था। तो ये तो बात हुई सिकंदर के भारत में आने से क्या क्या प्रभाव हुए। ठीक है, 3 तरह के हमने प्रभाव पड़े, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 37 तो नहीं आएगा यहाँ पर। अभी हम 61 पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन की जो संख्या है यहाँ पर वो थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको सही कर लेना। ठीक है, देखो कर्क रेखा और मकर रेखा से आप क्या समझते हैं बताइए। मैं आपको बिल्कुल सिंपली बता देती हूँ। जैसे ये हमारा ग्लोब होता है और ये हमारी भूमध्य विषुवत रेखा कहलाती है। क्लियर? इससे ऊपर जो ये हमारी रेखा होती है ये होती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा और नीचे जो होती है साउथ की तरफ वो होती है 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो
तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कर्क और मकर रेखा। क्लियर। अब बात करते हैं इसमें, देखो क्या लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर क्लोपर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। बिल्कुल पूर्व से पश्चिम की ओर ही खींची जाती है। फिर कह रहे हैं कि यह रेखा उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। मकर रेखा क्या होती है, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री होती है। ये दक्षिणी गोलार्ध पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। क्लियर सभी को। दोनों ही पश्चिम से पूर्व है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जो कर्क रेखा है वो उत्तर की तरफ है, जो मकर रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, डिफरेंस ये है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 62। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो सभी दोस्तों में भाई शेयर कर दीजिए। देखो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं हमारे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की कौन सी है, लक्षद्वीप कावरत्ती। ठीक है, दमन दीव की है दमन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फिर दादरा और नगर हवेली की है सिलवासा, दिल्ली की है दिल्ली, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, पुदुचेरी की पुदुचेरी है। ठीक है, ये आंशिक रूप से क्या माना गया है, आंशिक राज्य माना गया पुदुचेरी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 63। हिमालय पर्वत के लाभ क्या हैं। अब देखो हिमालय पर्वत के वैसे तो बहुत सारे लाभ हैं। ये उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा तक एक प्रहरी के रूप में स्थित है और ये उत्तर से आने वाली ठंडी हवा को रोकता है। उन हवाओं के रुकने से जो हमारी जलवायु है, यदि हिमालय पर्वत ना होता तो जलवायु क्या होती, ठंडी और शुष्क होती। फिर तीसरा लाभ इसका ये है कि इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो बहुत सारे रोगों के उपचार के लिए यूज़ की जाती हैं। क्लियर सभी को। अगर सभी को समझ आ रहा है और क्लास अच्छी लग रही है तो भाई शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। क्लियर। और अगर कुछ बच्चे नए कनेक्ट हुए हैं तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए आने वाली हर एक वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64। नगर निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। अब देखो जिन नगरों को महानगरों का दर्जा दिया जाता है वहाँ पे नगर निगम बनते हैं। हमारा मेरठ भी क्या है, महानगर है, राइट। अब संपूर्ण महानगर को जनसंख्या के अनुपात में, वो जो संपूर्ण महानगर हैं उनको जनसंख्या के अनुपात में वार्डों में बांट देते हैं और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य यानी कि पार्षद का चयन किया जाता है। आपके आसपास भी पार्षद का चुनाव होता होगा, राइट। फिर है अनुसूचित जनजातियों को भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा लोकसभा राज्य विधानसभा के वे सदस्य जो नगर निगम की सेवा में आंशिक या पूर्ण रूप से आते हैं वे भी नगर निगम के पदेन सदस्य होते हैं। अब देखो पदेन सदस्य, पदेन का मतलब क्या होता है, जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य अपने स्थान पर विधिवत योग्यता वाले प्रतिनिधियों को सदस्यता हेतु अधिकृत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नगर निगम के कार्य क्या हैं। देखो 2 तरह के कार्य होते हैं नगर निगम के। एक तो अनिवार्य होता है जो इनको बिल्कुल करने कंपलसरी होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो प्राथमिक शिक्षा की स्थापना करना और दूसरा प्राथमिक के साथ साथ में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना। ठीक, दूसरा काम क्या है इनका, स्वच्छता के लिए कानून बनाना, उनका पालन कराना, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों की सफाई की व्यवस्था करना नगर निगम का प्रमुख कार्य है। सफाई की व्यवस्था के लिए नगर में कूड़ा घर, राजनीतिक शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था करना। थर्ड है फिर इसका तीसरा प्रमुख कार्य है जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चिकित्सालयों का प्रबंध करना। ठीक है, और नगर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराना। ठीक, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए हैजा, प्लेग, चेचक, पोलियो आदि के टीकाकरण का प्रबंध भी कौन करता है, नगर निगम करती है। तो ये तो बात हुई इनके अनिवार्य कार्यों की। दूसरे हैं इनके नहीं, अभी एक तो कार्य और बचा है। एक कार्य ये है कि पागल कुत्तों और आवारा पशु, जैसे कि आपने आसपास भी देखे होंगे जो घूमते रहते गाय वगैरह गली में, उन्हें पकड़कर जो जंगली है ना, ये क्या करते हैं, इन्हें जंगलों आदि में छोड़ने का कार्य भी कौन करता है, नगर निगम करती है। और अगर कोई जर्जर हो चुका है भवन, उन्हें गिरा देते हैं। सड़कों की मरम्मत कराने का भी कार्य किसका होता है, नगर निगम का। क्लियर। नेक्स्ट है फिर जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी कौन कराता है, नगर निगम। आगे बढ़ते हैं, ऐच्छिक कार्य कौन कौन से होते हैं। देखो ऐच्छिक होते हैं जो ये अपनी इच्छा से करते हैं। ठीक है, पुस्तकालयों, वाचनालयों, पार्कों, अजायब घरों और धर्मशालाओं आदि का प्रबंध करना नगर निगम के ऐच्छिक कार्यों में आता है। अब देखो यहाँ पर 2 वर्ड ऐसे आए हैं, शायद ही मुझे लग रहा है आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा। वाचनालय क्या होता है,
वाचनालय भी पुस्तक भवन ही होता है एक तरह का, ठीक है। और अजायब घर क्या होता है? अजायब घर बताइए जल्दी से भाई, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। डू इट फास्ट, जल्दी करिए कमेंट। देखो अजायब घर होता है प्राचीन वस्तुओं को जहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, कि वहाँ पे लोग विजिट करके उन प्राचीन वस्तुओं को देख सकें, राइट। नेक्स्ट है फिर धर्मशाला आदि का प्रबंध करना नगर निगम के ऐच्छिक कार्यों में आता है। मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करना भी और सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना भी इनके ऐच्छिक कार्यों में ही आता है। आगे बढ़ते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेदों से मल्टीपल बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। वेद देखो, वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद से देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं हाईलाइट करती हुई चलूँगी, आप लोग भी इन चीज़ों को हाईलाइट कर लिया करिए जब मैं बताती हूँ आपको कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या होता है कि जैसे कि 3 पेपर आपके एक ही दिन में होते हैं, ठीक है भाई, हाँ 3 पेपर आपके एक ही दिन में होते हैं, तो सभी बच्चों के पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि एकदम से सारा वो पढ़ सके उस दिन में, तो आपको हाईलाइटेड पॉइंट को एटलीस्ट उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्लियर? चलिए अब देखो, ऋग्वेद होता है सबसे प्राचीन वेद। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन वेद कौन सा है। दूसरा है कि ऋग्वेद का संबंध किससे होता है, तो ऋग्वेद का संबंध होता है गायत्री मंत्र से, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर यजुर्वेद है। अब देखो यजुर्वेद से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य पद्य दोनों में की गई है, ठीक है। क्वेश्चन को रिवर्स करके भी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसकी रचना दोनों में की गई है, गद्य और पद्य में, ठीक। यह मूल रूप से कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, कर्मकांड वाला जो कर्मकांड करके भी पूछा जाता है वेद। इसमें यज्ञों के नियम और विधि विधान का संकलन है। आगे बढ़ते हैं, सामवेद क्या है देखो। इसमें सामवेद का सबसे पहला संबंध पूछा जाता है, तो संगीत से इसका संबंध है सामवेद का, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फिर इसको जो है सामवेद में वैसे आपको इतना ज़्यादा लिखने की 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है, तो इतना ज़्यादा भर भर के लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चारों वेद बताएंगे, उनमें एक एक 2-2 लाइन लिखेंगे, इनफ हो जाता है इतना, ठीक। आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या होता है, ऋत्विक की वेद है। इस वेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा था। सोम इसके प्रमुख देवता हैं, आचार्य सुमंतु हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान औषधि, देखो क्वेश्चन यहाँ से स्पेशली पुटअप किया जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका की बात की गई है, तो वो है अथर्ववेद। क्लियर यहाँ तक सभी को भाई? अगर सबको समझ आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, उपनिषदों का अर्थ बताइए और उनकी संख्या बतानी है। अब देखो जो उपनिषद होते हैं वो उप और नी उपसर्ग से बना है और सद उसका मूल धातु है। और सद धातु के 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है नाश, दूसरा अर्थ होता है गति और तीसरा अर्थ होता है अवसाद या अंत। तो इस दृष्टि से उपनिषद का जो ओवरऑल अर्थ निकलता है वो निकलता है कि उस ज्ञान से, मतलब उपनिषद ऐसा ज्ञान है जिससे अविद्या और अज्ञान का नाश होता है, ठीक। और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और दुख का अंत होता है। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक जरूर दिया करिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते। मैक्स मूलर ने सद धातु में नि उपसर्ग लगाकर निषद का अभिप्राय बैठने लगाया है। उप का अर्थ है निकट, मतलब कि उपनिषद का अर्थ है निकट बैठना। आगे बढ़ते हैं फिर। मैक्स मूलर ने देखो उपनिषद की भूमिका में क्या लिखा है कि संस्कृत भाषा के इतिहास और संस्कृत के अनुसार यह निश्चित ही है कि उपनिषद का प्रारंभिक अर्थ एक गोष्ठी से था जिसमें शिष्य गुरु के चारों ओर आदर और श्रद्धा के साथ इकट्ठे या एकत्रित रहते हैं। अब राधा कृष्ण ने अपना अलग अर्थ दिया है उपनिषद का। उन्होंने बोला है कि उपनिषद ऐसा ज्ञान है जो भ्रम को नष्ट करके यथार्थ की ओर ले जाता है। यथार्थ मतलब वास्तविकता की ओर। क्लियर यहाँ तक? फिर है उपनिषद शब्द का प्रयोग इसी कारण से अत्यंत रहस्य के अर्थों में भी लिया गया है। उपनिषद में अविद्या को नष्ट करने के उपाय और परब्रह्म के स्वरूप के विषय में भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब उपनिषदों की अगर संख्या की बात करें तो डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि 108 उपनिषद होते हैं टोटल, ठीक है। इसमें भी देखो लिखा है कि 100 से ऊपर ही है इनकी संख्या, लेकिन उसमें जो 14 हैं उपनिषद प्राचीन और प्रमाणिक हैं। ये उपनिषद अपना अलग से अस्तित्व रखते हैं। पृथक मतलब अलग से। ये 14 उपनिषद किसी एक काल की रचना नहीं है, ना ही किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखित है।
इस प्रकार उपनिषद एक निश्चित काल की रचना नहीं है, ना ही किसी एक निश्चित व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, इसमें किसी एक निश्चित और किसी एक संप्रदाय का सिद्धांत या दर्शन नहीं पाया जाता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? देखो, मैं आपका कोर्स जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोग टाइमली, अब मैं भी आपका टाइमली सिलेबस कवर करा दूँ और आप भी टाइमली रिवीजन लगाते रहें। ठीक है, तो कंप्यूटर का और बाल विकास का आपका सिलेबस ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वॉच कर सकते हैं। राजन की सीरीज़ आपकी ये चल रही है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 90+ स्कोर आपका यहीं से हो जाएगा अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, 10 बुक पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है, एक बुक को 10 बार पढ़ना सबसे अच्छी बात होती है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? भाई, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए मुझे, ताकि मैं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। देखो, ज्वार भाटा वो स्थिति होती है जिसमें सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन समुद्र तल ऊपर नीचे उठता है। ठीक है, मतलब पानी का स्तर जो है वो ऊपर नीचे गिरने को ही क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं? इसके कार्यकाल और कार्यों का वर्णन कीजिए। अब देखो, ग्राम पंचायत क्या होता है? निर्वाचित पंचों और सरपंच से होता है। ठीक है, इसका निर्वाचन कलेक्टर द्वारा निर्धारित 1000 की जनसंख्या वाली ग्राम सभा में कम से कम 10 या उससे अधिक जनसंख्या वाली ग्राम सभा में अधिकतम 20 वार्डों में बांटकर ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जहाँ पे कम से कम 1000 जनसंख्या होगी वहीं पे किस चीज़ का गठन किया जाएगा? ग्राम पंचायत का। क्लियर? अब बात कर लेते हैं इसके कार्यकाल की। तो देखो, इसका जो कार्यकाल होता है सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? 5 साल होता है। अगर कोई पदाधिकारी लोकसभा और विधानसभा के लिए चुन लिया जाता है तो तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत का पदाधिकारी नहीं रहता। ठीक है, और ग्राम पंचायत का पुनः निर्वाचन का मतलब होता है इलेक्शन। ठीक है जी, हाँ, सामान्य काल अवधि में ही कराया जाता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो पंचायत को विघटित मान लिया जाता है और उसका पुनर्गठन 6 महीने के अंदर कराया जाना ज़रूरी होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कर्तव्य पालन में अगर गड़बड़ी होगी तो उसके आधार पर पंचायत को सुनवाई करने का अवसर न प्रदान करके पंचायत को उसके कार्यकाल के पूर्व भंग किया जा सकता है। कार्यकाल मतलब अगर 5 साल पूरे नहीं हुए हैं तो उसको क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। इस स्थिति में पुनः ग्राम पंचायत का गठन 6 महीने के अंदर ही होना आवश्यक होता है। अब देखो, ग्राम पंचायत के कार्य क्या होता है। सबसे पहला तो ये है कि अपनी आर्थिक क्षमता के अंतर्गत सार्वजनिक मेलों से पृथक बाजारों और मेलों की स्थापना और प्रबंध करना। दूसरा होता है कि आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें जनपद पंचायत की योजना में शामिल करने को भेजना। नेक्स्ट है फिर स्थानीय योजनाओं के संसाधनों और व्याप पर नियंत्रण रखना। फिर है ग्राम सभा द्वारा गठित समितियों के क्रियाकलापों का समन्वय करना, मूल्यांकन करना। ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाली कॉलोनियों के निर्माण के आवेदनों पर विचार करना। तो ये सभी कार्य होते हैं ग्राम पंचायत के। क्लियर यहाँ तक सभी को? भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 69, राष्ट्रीय आय की गणना करने की कौन कौन सी विधियां हैं बताइए। तो 3 तरह की विधियां होती हैं इसमें, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि और एक होती है हमारी व्यय गणना विधि। अब देखो, उत्पादन गणना विधि क्या होती है, इसमें मैं बता देती हूँ आपको लिखना क्या क्या है। इस विधि के अनुसार 1 वर्ष की अवधि में उत्पन्न की गई सभी प्रकार की अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। क्लियर यहाँ तक? इतना आप लिख देंगे, इतना इनफ है इसमें, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए आपको तीनों लिखनी है और तीनों में आप इतना पूरा भर भर के नहीं लिखेंगे। 1 पेज का आंसर हो जाएगा, 2 मार्क्स के लिए आपको 1 पेज नहीं लिखना है। 6 से 7 लाइनें इनफ हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर आय गणना विधि, इनकम कैलकुलेशन मेथड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, आय गणना रीति को व्यावसायिक गणना विधि भी कहा जाता है। इस विधि में उत्पादन संसाधनों को उनकी सेवाओं के बदले जो प्रतिफल दिया जाता है उसे जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। इसमें इतना इनफ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है, चाहे आप लोग पूरा लिख लें पढ़ के। ठीक है, पढ़ के पूरा जाना, लेकिन लिख के आपको कितना आना है मैंने बता रखा है, सिलेक्टिव ही लिखना है आपको। चलिए, थर्ड है हमारी व्यय गणना विधि, एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन मेथड। तो आय का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, एक तो उपभोग करके, दूसरा बचत करके। इसलिए राष्ट्रीय आय किसी वर्ष विशेष में उपभोग मूल्य और बचत मूल्यों का योग होती है। इस पद्धति में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा वस्तु के उपभोग पर किए गए कुल व्यय का योग ज्ञात किया जाता है और इसमें व्यक्ति की संपूर्ण बचत का मूल्य भी सम्मिलित
सम्मिलित किया जाता है। आप इसको लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है जी, इतना इनफ है। क्लियर सभी बच्चों को? क्लियर है भाई? सभी फ्रेंड्स को क्लियर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक तो दीजिए करिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 70, बाकी के करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की विवेचना करनी है आपको, ठीक है। तो देखो इनके कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तो है नगर की साफ़ सफाई कराना, कचरा उठवाना, सड़कों की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी लाइट की व्यवस्था करना, पाठशाला पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, बाग, पार्क बगीचा आदि बनवाना, बाजार और सब्जी बाजार की सफाई की व्यवस्था करना, शहर में संक्रामक रोग फैलने की स्थिति में पानी की व्यवस्था करना, टीकाकरण आदि कराना, शहर में होने वाले जन्म मृत्यु का लेखा जोखा रखना। और कांजी हाउस, अब देखो कांजी हाउस क्या होता है। कांजी हाउस किसी को पता है भाई? पता है किसी को? देखो ये सरकारी और अर्ध सरकारी पशुशाला होती है जहाँ पे लोगों के छूटे हुए बहके हुए पशुओं को पकड़ कर रखा जाता है, ठीक है। तो आवारा पशुओं की देखभाल करना भी इसका कर्तव्य होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को गॉड ब्लेस यू। सभी अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है भाई। हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।